हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का विषय है पंचनद और तीर्थयात्री, महानदी और उड़ीसा की अन्य नदियां। हम सुनेंगे नदियों का महत्व, पवित्र नदियों के उद्गम स्थल, उन पर बने हुए बांध और अन्य रोचक जानकारियां। शुरू करते हैं हम पंचनद और तीर्थ यात्री। प्राचीन काल से पंजाब भारत का एक प्रसिद्ध प्रांत है। इसका नाम पंच आब अर्थात पांच नदियां शब्द से लिया गया है। इनके नाम झेलम या वितिस्ता, चिनाब या चंद्रभाग, रावी अथवा इरावती, व्यास अथवा विपासा और सतलुज या शताद्रु हैं। इन सब में से केवल सतलुज का उद्गम स्थल ऊंचे तिब्बती पठारों में प्रसिद्ध मानसरोवर के पास हिमालय की श्रेणियों में है। ये अधिकतर भारत की सीमा में होकर बहती है और रास्ते में अनेक सहायक नदियों को बटोरती हुई अंत में पश्चिमी पाकिस्तान में चली जाती है। सबसे पश्चिम में झेलम नदी है जो वुलर झील से निकलती है। चिनाब नदी का उद्गम लाहौल स्पीति में है और ये जम्मू कश्मीर में होकर बहती है। ये पांचों नदियां पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद पंचनद बनाती हुई आपस में मिलती है। इस बीच में सिंधु नदी कैलाश पर्वत के पास से, जिसे हिंदू देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, निकलकर हिमालय की श्रेणियों के बीच से होती हुई दक्षिण की ओर आती है। पंचनद आकर सिंधु नदी से मिलता है और उनका सम्मिलित पानी थोड़ी दूर तक सूखे मैदान में बहने के बाद अरब की खाड़ी में गिर जाता है। सिंधु नदी का भारतीयों के लिए बहुत महत्व है। भौगोलिक दृष्टि से इसका अधिकांश भाग अब पाकिस्तान में है, लेकिन इतिहास के अनुसार भारत का इंडिया नाम सिंधु के इंडस नाम पर ही पड़ा है। भारत तीर्थ स्थानों और तीर्थ यात्रियों का देश है। ये सभी पवित्र स्थान, चाहे वे मैदानों में हो अथवा पर्वतों के बीच, या तो नदियों के किनारे बसे हुए हैं या फिर समुद्र के तट पर, इनके पास के दृश्य इतने सुंदर हैं कि उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और इन तक पहुंचने के रास्ते सुंदर होते हुए भी प्राय बहुत दुर्गम है। अब यहाँ केवल श्रद्धालु लोग ही नहीं आते, वरन सारे भारत तथा विदेशों तक से यात्री इन दृश्यों का आनंद उठाने के लिए आते हैं। जहाँ कहीं दो नदियों का संगम होता है, तीर्थयात्री उस स्थान को पवित्र मानकर वहाँ स्नान तथा पूजा करने जाते हैं। भारतीय नदियाँ तथा पर्वत संसार में सबसे शानदार माने जाते हैं। इन पहाड़ों पर बहुत से ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। यहाँ केवल जंगलों में काम करने वाले लोग, लकड़हारे यात्री और तीर्थयात्री ही जाते हैं। यहाँ अजीब प्रकार के वृक्ष और खास प्रकार की चिड़िया देखने को मिलती है, जिनके विषय में मैदानों, गांवों और शहरों में रहने वाले लोग कुछ भी नहीं जानते। फिर भी ये जंगली नदियाँ, जिनके किनारे ये वृक्ष होते हैं और चिड़िया चहचहाती है, वही नदियाँ हैं जो इन मैदानों में शांतिपूर्वक बहती हुई समुद्र में जाकर समा जाती है। प्राय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के यात्री सिंधु नदी की इन सहायक नदियों को पार करते हैं और विचित्र तथा सुंदर दृश्य देखते हैं। ऐसे निराले तीर्थ स्थलों में एक मौनी महेश पर्वत भी है, जो इसी नाम की झील के किनारे है। इस पर्वत तक पहुंचने के लिए यात्री रावी नदी के किनारे किनारे चलते हैं। इसके पास ही एक बहुत सुंदर पर्वतीय स्थान डलहौजी है। रावी नदी डलहौजी पर्वत के नीचे से होकर प्रसिद्ध चंपा की घाटी में होती हुई बहती है। इसके पास ही कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां हैं, जो स्वादिष्ट फलों और कलापूर्ण कामों के लिए प्रसिद्ध है। इस स्थान पर विपासा तथा व्यास का नीला पानी कलकल करता हुआ पहाड़ों से नीचे आता है। उसकी गूंज से संगीत सा उत्पन्न होता है। कुल्लू की घाटियों से यात्री बस द्वारा शिमला जा सकते हैं। रास्ते में उन्हें उस पुल को पार करना पड़ता है जो शताद्रु अथवा सतलुज के
कोलाहल मचाते हुए मटमैले पानी के ऊपर बना है। जैसे जैसे रावी नदी ऊंचाई से नीचे की ओर आती है, वह चबूतरों के समान बने हुए खेतों से होकर गुजरती है। बर्फीली उतरी हवा से लोगों को रंगों का लहू जैसे जम कर रह जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पहाड़ सरक गए हैं और सुंदर हरी घाटी में से नदी निकल आती है। यहाँ वर्षा अचानक ही शुरू हो जाती है, तब पानी एकदम बढ़ जाता है और तेजी से बहता हुआ अचानक गर्जना के साथ सामने आने वाली हर चीज को अपने साथ बहाता हुआ ले जाता है। डरे हुए यात्री इस गुस्से से भरे हुए पानी से दूर जाकर किसी सुरक्षित स्थान में शरण लेते हैं। बढ़ती हुई नदी बेहद भयानक लगती है। वह अपने साथ वृक्षों तक को वहां से ले जाती है। कभी कभी तो पहाड़ी का एक हिस्सा तक उसमें गिरकर वह बह जाता है। मिट्टी और चट्टानें टूटकर जब पानी में गिरती है तो नदी के निर्मल नीले पानी का रंग लाल और फैनिल हो जाता है। चट्टानें डूब जाती है और पानी में भंवर पड़ने लगती है। घास के बड़े बड़े ढेर, पेड़ों की शाखाएं, मरे हुए अभागे जानवरों की लाशें सब धारा के साथ नीचे की ओर बहते जाते हैं। वर्षा बंद होने के बाद पानी की सतह इतनी जल्दी फिर कम हो जाती है कि आश्चर्य होता है। एक बार फिर पानी निर्मल और नीला नजर आने लगता है। फिर भी बाढ़ का कुछ पानी चट्टानों के बीच पोखरों के रूप में बाकी रह जाता है। इनमें छोटी छोटी मछलियां आ जाती है। सूरज निकलने पर यह पानी सूख जाता है और बेचारी मछलियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इस प्रकार की भारी वर्षा को उत्तर भारत में रहने वाले गांव के लोग हाटिया कहते हैं। उन्हें इससे बहुत डर लगता है क्योंकि इससे उनके जान माल की हानि होती है। फिर भी इससे एक लाभ तो होता ही है कि यह मिट्टी और सड़े हुए घास पात को लाकर धरती को अधिक उपजाऊ बना देती है। महानदी और उड़ीसा की नदियां। उत्तर भारत में बहुत सारी छोटी छोटी नदियों के अतिरिक्त जो कहीं न कहीं किसी न किसी बड़ी नदी से जाकर मिल जाती है, 4 बड़ी बड़ी नदियां हैं। ये 4 बड़ी नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, जिसकी कुछ ही सहायक नदियां भारत की सीमा में होकर बहती हैं, और महानदी जिसे प्राय उड़ीसा की नदी कहते हैं। इन चारों में से यही एक नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय में न होकर मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाके बस्तर में है। यदि उड़ीसा के प्राकृतिक साधनों का ठीक से विकास किया जाए तो ये भारत का सबसे समृद्ध राज्य हो जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि केवल महानदी के मुहाने पर ही पूरा विकास हो जाए और नदी में अधिक नौकाएं चलाई जा सकें तो मूल्यवान धातुओं तथा बड़े बड़े जंगलों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उन्हें नाव द्वारा ही विदेशों या देश के अन्य भागों में भेजा जा सकता है। आजकल तो ये सब दौलत जंगलों में बेकार पड़ी है, जहां पहुंचा भी नहीं जा सकता। अब तो सरकार तथा जनता दोनों ही इस कोशिश में है कि उड़ीसा के प्राकृतिक साधनों का पूरा लाभ उठाया जा सके। महानदी मध्य प्रदेश के रायपुर नामक नगर से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में निकलती है। यहाँ पर इसका स्वरूप केवल एक छोटी सी नहर का सा है जो छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में होकर बहती है। इसकी पहली बड़ी सहायक नदी सियोनाथ सियोनारायण नगर से पहले ही इससे आ मिलती है। जैसे जैसे ये पूर्व की ओर बहती जाती है इसका पानी बढ़ता जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर और संबलपुर के बीच के सुंदर पहाड़ी इलाके से आकर अन्य सहायक नदियां इससे मिलती है। सुंदरता में यहाँ का दृश्य बेजोड़ है। इसका बहाव जंगली चट्टानों भरी सीमाओं से होकर है, जहाँ तरह तरह के आदिवासियों के कबीले रहते हैं। ये लोग शहरियों को संदेह की नजर से देखते हैं, इसलिए लोगों को महानदी की घाटी के विषय में कम ज्ञान है। पदमपुर नामक स्थान पर पहुंचकर महानदी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बड़ी बड़ी चट्टानों से जूझती हुई संबलपुर होती हुई सोनपुर की ओर चली जाती है। उड़ीसा की पहाड़ियों पर पहुंचने से पहले इसे रंग बिरंगी और विभिन्न प्रकार की पहाड़ियां व चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। ये इन पहाड़ियों के बीच अपना
कठिन रास्ता बनाती हुई एक बहुत सुंदर घाटी में प्रवेश करती है, जिसके किनारे के ढालों पर बने घने जंगल हैं। इसके प्रवाह के बीच अनेक बालू के ढेर मिलते हैं, जिसके कारण स्टीमर ले जाना एकदम असंभव हो जाता है। छोटी छोटी नावें कई बार ऊपरले हिस्से तक ले जाई जा गई है, किंतु बालू भरे स्थान पर नाविकों को उन्हें खींचना पड़ता है। इसकी संकरी घाटियां बहुत सुंदर है और नदी में बहुत मछलियां हैं, जिन्हें गांव वाले बड़ी तादाद में पकड़ लेते हैं। यहाँ मगरमच्छ भी है। ये घाटियां मगर के शिकार के लिए प्रसिद्ध है। इनका चमड़ा बहुत मूल्यवान होता है। शिकारी प्राय यहाँ आते हैं और शिकार का आनंद लेते हैं। बरसात में महानदी विकराल रूप धारण कर लेती है और संकरी घाटियों में से गुजरती हुई बहती है। यहाँ प्राय बाढ़ आ जाती है। इस नदी में, जिसका अभी तक विकास नहीं किया गया है, भारत की सब नदियों से ज्यादा पानी होता है, लेकिन केवल बरसात के दिनों में। कहते हैं बाढ़ के समय नारज की घाटी में 1,17,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी पहुंचता है। शेष दिनों में केवल 40 क्यूबिक मीटर रह जाता है। इसकी संकरी और नम घाटियों में बांस के सुंदर सुंदर वन हैं। इनसे कागज बनाने के लिए मिलों को कच्चा माल मिलता है। दुर्भाग्य से बांस की उपज काफी कम है और उड़ीसा की कागज की मिलों को बांस के लिए देश के अन्य भागों पर निर्भर करना पड़ता है। महानदी की सबसे मुख्य सहायक नदी तेल है। बाद में महानदी चौड़ी हो जाती है और तलचर के कोयले की खान वाले क्षेत्र से होकर बहती है। शायद बहुत काल पहले ये सब क्षेत्र जंगलों से भरे हुए रहे होंगे, जो कि किसी समय भूमि में समा गए और दबाव के कारण कोयला बन गए। कटक शहर से 7 मील दूर नारज में नदी उड़ीसा में प्रवेश करती है और अनेक सहायक नदियों को निकालती हुई ये पूर्व की ओर बहती जाती है। जैसे जैसे ये समुद्र के निकट आती जाती है, इसके अनेक मुहाने बनते जाते हैं। चौड़े पाट की नदियों में, जिनके तट रेतीले होते हैं, अपना ही सौंदर्य होता है। कटक का अर्थ है किला। ये नगर महानदी में एक द्वीप के समान है, जिसकी 3 भुजाएं हैं। इसके कारण पुराने जमाने में संकट के समय इसकी रक्षा करने में आसानी होती थी। महानदी की मुख्य धारा फॉल्स पॉइंट पर आकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका भी अपना एक छोटा सा इतिहास है। बहुत समय तक ये अनुभव किया जाता रहा कि उड़ीसा को एक अच्छे बंदरगाह की जरूरत है। इससे चावल तथा खनिज पदार्थों के निर्यात में सहायता मिलेगी, क्योंकि सही स्थान पर उड़ीसा में समुद्र तट पर बड़ी नावों में सामान चढ़ाया उतारा जा सकेगा। फॉल्स पॉइंट ऐसे जंगलों से घिरा था जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थे, किंतु उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी के मुहाने पर होने के कारण इसकी स्थिति बहुत अच्छी थी और इसे एक अच्छा बंदरगाह बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। 150 वर्ष पहले इस पर एक बंदरगाह बनाया गया था। इसे एक नहर द्वारा कटक से मिलाया गया था और लोगों को आर्थिक उन्नति के लिए इससे बहुत आशाएं थी। दुर्भाग्यवश 1815 में एक भयानक तूफान आने के कारण यह बर्बाद हो गया। उस समय जान माल की बहुत हानि हुई और ये योजना समाप्त कर दी गई। आजकल फॉल्स पॉइंट के पास पाराद्वीप बंदरगाह बनाया जा रहा है। उड़ीसा भारत के लिए एक चुनौती है। अभी एक गरीब राज्य होने पर भी यह देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक हो सकता है। इसके 400 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर अनेक नदियों के मुहाने हैं। भारत की नदियों के जल का 10वां हिस्सा केवल इन नदियों द्वारा ही सागर में आता है। यहाँ भारत के खनिज पदार्थों की लगभग आधी संपत्ति है, यद्यपि इसमें से अधिकतर अभी तक काम में नहीं लाई जा रही है। उड़ीसा में अनेक छोटी नदियां भी है। दक्षिण में ऋषि कुल्य, बुरावलंगा और प्रसिद्ध स्वर्ण रेखा, जिसकी बालू में सोने के कण होते हैं। गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदियां भी है जो गंजाम और कोरापुट जिलों से होकर बहती हैं।
इनमें से इंद्रावती, कोलाब और सिलेरू का उल्लेख किया जा सकता है। ब्राह्मणी और वैतरणी भी काफी जानी हुई नदियां हैं। उड़ीसा में आने वाली बाढ़ें बदनाम है क्योंकि इनसे भयंकर सर्वनाश होता है। प्रत्येक वर्ष बहुत सा पानी इस प्रकार बेकार जाता है। उसे बचाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं, क्योंकि एक ओर तो वर्षा ऋतु में इतना अधिक पानी बर्बाद होता है और दूसरी ओर गर्मियों में चलने वाली लू सारी उपज को चौपट कर देती है और प्राय अकाल हो जाता है। हीराकुंड बांध योजना 1945 में बनी थी और अब यह पूरी हो गई है। इसका उद्देश्य वर्षा ऋतु में पानी इकट्ठा करना और गर्मी में उसका वितरण करना है। तिक्कड़पाड़ा में एक दूसरा बांध बनाने की भी योजना है। इस क्षेत्र में कुछ नहरें भी बनाई गई हैं और बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाए गए हैं। संबलपुर और बोलनगिर जिलों में तेल और महानदी के बेसिन, ब्राह्मणी और वैतरणी के बेसिनों के साथ मिलकर उस क्षेत्र को भारत का एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र बना देते हैं। संसार के किसी भी सुंदर स्थल से उड़ीसा की तुलना की जा सकती है, फिर भी अभी यहाँ बहुत खोज और विकास करना है। ये सब क्षेत्र मलेरिया से ग्रसित थे और यहाँ के निवासी अजनबी लोगों को पसंद नहीं करते थे। अब धीरे धीरे यहाँ परिवर्तन हो रहा है। शिकारियों की लापरवाही के कारण यहाँ अब जंगली जानवर बहुत कम हो गए हैं। इनकी रक्षा करने के लिए कानून बना दिए गए हैं। शिकारियों को इन जंगलों में आने से पहले आज्ञा पत्र लेना पड़ता है, अन्यथा शेर, भालू, जंगली हाथी आदि जल्दी ही इस प्रदेश से लुप्त हो जाएंगे। यहाँ आने वाले अन्य लोगों में जंगल के महकमे में काम करने वाले लोग और खानों का पता लगाने वाले लोग होते हैं। ये प्राय ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें भूगर्भ शास्त्र तथा खानों का ज्ञान होता है और जो एकांत स्थलों में जाकर इस बात की जांच करते हैं कि किन स्थानों पर खनिज पदार्थ पाए जा सकते हैं। उन्हें घने जंगलों में गांवों की आबादी से बहुत दूर अपने खेमे लगाने पड़ते हैं। उनका जीवन खतरनाक किंतु दिलचस्प होता है। उन्हें जंगली जानवरों, शेरों, भालू, जंगली सुअरों और भयानक सांपों से अपनी रक्षा करनी पड़ती है। कभी कभी तो सुरक्षा के लिए उन्हें अपनी झोपड़ियां बांसों अथवा पेड़ों की नीची डालों पर बनानी पड़ती है। कभी कभी उन्हें सारी सारी रात आग जलाकर बारी बारी से जागकर रक्षा के उपाय करने पड़ते हैं। कुछ ही वर्ष बाद वे इसके आदी और बहादुर हो जाते हैं। नदियों के किनारे जंगलों में रहने वाले लोग भी बड़े दिलचस्प होते हैं। उन्हें किताबी ज्ञान नहीं होता, किंतु जानवरों के तौर तरीकों का तथा जंगलों का खूब ज्ञान होता है। वे बहुत निर्धन होते हैं और उनका जीवन बहुत कठिन होता है, फिर भी उनमें कला होती है। उन्हें अपने पुराने रीति रिवाजों तथा रहन सहन पर गर्व होता है और वे अपने काम में दखल देने वालों को पसंद भी नहीं करते। ऐसी है वह भूमि जिससे होकर महानदी समुद्र की ओर यात्रा करती है। तो ये थी कहानी पंचनद और तीर्थयात्री तथा उड़ीसा की महानदी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दें और मिलते हैं कल किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।